हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन राइट्स की क्लास में आपका स्वागत है। ह्यूमन राइट्स में हम फोर्थ यूनिट के फर्स्ट टॉपिक को देख रहे हैं, जिसका कि नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा एवं भारत का संविधान। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जो हमें कॉवेनेंट द्वारा भी और हमारे संविधान द्वारा भी दिए गए हैं, जिनको कि इसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा था कि विनिर्दिष्ट मूलाधिकार या स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट, जो कि उसकी एक लिस्ट हमने इसमें देखी थी कि ऐसे कौन से राइट्स हैं जो कि सिविल एंड पॉलिटिकल कॉवेनेंट में भी दिए गए हैं और साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा भी हमें दिए गए हैं। इसको हमने कंपेयर करके इसमें देखा था कि किस आर्टिकल में वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रदान किए गए हैं और कौन से आर्टिकल में वो हमें कॉवेनेंट द्वारा प्रदान किए गए हैं, और मतलब यानी ऐसे कौन से राइट्स हैं जो कॉवेनेंट द्वारा दिए गए हैं और साथ ही में वे अधिकार हमारे जो प्रसंविदा में भी उल्लेख किया गया है जिन अधिकारों का, लेकिन जिनको हमने क्या कहा, स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है अदर फंडामेंटल राइट, ऐसे अन्य अधिकार जो कि हमारे इस प्रसंविदा में तो उल्लेख किया गया है, लेकिन संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में जिनको प्रतिपादित नहीं किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ऐसे अधिकारों का भारत के ये जो अधिकार हैं जो कॉवेनेंट में तो हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें नहीं दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको प्रतिपादित नहीं किया गया है, क्या ऐसे अधिकार भारत के व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे? इस पर जो इसमें ये किया गया है, इसका एक व्यवस्था कि आंतरिक व्यवस्था जो विधिक बाध्यता है, जो ऐसे राइट हैं वो कैसे हमको मिल जाएंगे, राज्य की कैसी बाध्यता होगी इन राइट्स को हमें देने के लिए, विधिक बाध्यता के द्वारा ये एक स्रोत बन जाते हैं जो कि हमें अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जिसमें एक केस आया है AG फॉर कनाडा बनाम AG फॉर ओंटारिया। इसमें प्रीवी काउंसिल का ये मुकदमा है जो कि भारत के आज़ाद होने से पहले का ये मुकदमा है। इसका साइटेशन मैं आपको बताऊंगी। इसका साइटेशन है 1937। इसमें है कि जो संधियों द्वारा बाध्यताएं पालन करने के लिए जो अपेक्षा की जाती है वो विधायी कार्रवाई द्वारा क्या हो जाती है, वो बाध्य हो जाती है। अगर कोई राइट हमें फंडामेंटल राइट के तौर पे अगर नहीं उसे स्पेसिफाइड किया गया है तो वो विधिक कार्रवाई द्वारा उसे बाध्य किया जा सकता है। यानी अगर उसे न्यायालय द्वारा उसको अनुबंधित किया जाए, विधि का बल उस राइट को मिल जाता है, तो वो एक अधिकार के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें एक और केस है जॉली जॉर्ज वर्गीस बनाम बैंक ऑफ कोचीन का। इसमें था कि अगर भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं की गई है किसी अधिकार में, तो वो भी व्यक्तियों को उपलब्ध होगा। किस तरीके से? उसे एक विधिक बाध्यता उसमें लगाई जाएगी। इसमें कहा गया है, राज्य पक्षकारों की सकारात्मकता प्रतिबद्धता देश में विधायी कार्य को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अगर उसमें न्यायालय द्वारा उन अधिकारों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो संविधान के भाग 3 में मूलाधारों के नाम से स्पेसिफाइड नहीं किए गए हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे अधिकारों को वृद्धि कर दी जाती है। इन अधिकारों की जो विनिर्दिष्ट हैं वो तो हमें मिले हैं, जो स्पेसिफाइड हैं वो राइट तो हमें हमारे संविधान द्वारा भी मिले। अगर स्पेसिफाइड नहीं किए जाते हैं लेकिन वो कॉवेनेंट में हैं, तो ऐसे अधिकारों की किस तरीके से मूलाधार के रूप में ही इनको मान्यता दे दी जाती है और इनको लॉ द्वारा इनको या विधायिका द्वारा इन अधिकारों में वृद्धि कर दी जाती है। इसी में आगे चलते हैं। जैसे इसमें से हम कुछ अधिकार जैसे देते हैं, हम दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है या अन्य हैं जो इनको ना
इनके द्वारा जो लॉ द्वारा जो कॉन्वेनेंट में हमको प्राप्त अधिकार हैं, इनको बढ़ा करके इनकी परिभाषा को विस्तृत कर दिया जाता है कि कौन सा इस क्षेत्र तक आता है। अब इससे रिलेटेड हमने देखेंगे, हम इस पॉइंट में सबसे पहले राइट टू प्राइवेसी का राइट हमने देख रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार क्या है कि इसका कि बिना किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपना जीवन यापन करने का और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार दिया गया है। इसमें जो कि सिविल एवं राजनीतिक जो प्रसंविधा है कॉवेनेंट द्वारा आर्टिकल 17 के पैरा 1 में एकांतता का अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार, अपनी एकांतता, अपने घर में रहने का, अपने पत्र व्यवहार को या मनमाना पूर्ण विधि विरुद्ध हस्तक्षेप मतलब ऐसे अधिकारों में विधि विरुद्ध जो है मनमाने पूर्ण तरीके से उनको हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उनकी प्रतिष्ठा और कीर्ति के विरुद्ध जैसे एक तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन ऐसा हमारे किसी उसमें आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। लेकिन क्या है, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो मामला है, इसमें एकांतता के अधिकार का उल्लंघन के बारे में संविधान के जो अनुच्छेद में 21 में दिया गया है, जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये उससे रिलेटेड माना गया कि इसमें जब किसी की स्वतंत्रता को, किसी की एकांतता के अधिकार का हनन होता है तो उसके कौन से अधिकार का हनन होता है? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो एकांतता का अधिकार आर्टिकल 17 में है, उसको कहाँ तक विस्तारित कर दिया गया है, किस तरीके से कर दिया गया? विधि द्वारा उसको और ज़्यादा उसको पावर दे करके, उसको भले ही वो स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसे कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार तक का उसे बढ़ा दिया गया है। अब है नेक्स्ट राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। अब विदेश यात्रा करने का अधिकार जो है, इसमें है जो कॉवेनेंट में है, सिविल एवं राजनीतिक जो हमारा कॉवेनेंट है, उसके आर्टिकल 12 के परिच्छेद 2 में दिया गया है। इसमें ये अधिकार दिया गया है विदेश यात्रा करने का अधिकार। लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 में ऐसा कोई मूलाधिकार हमें स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि विदेश जाने का अधिकार कोई अधिकार होगा, इस स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। लेकिन सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि विदेश जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता का ही एक भाग है। और इसमें कुछ निर्धारित, अगर कोई लॉ द्वारा किसी लीगली या उसे इस तरीके से रोका जाता है जो कि उसमें राज्य की किसी क्षेत्र के अंतर्गत विधिक तौर पे उसे रोका जाता है, तो अलग बात है। इसके अलावा उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको और तरीके से वंचित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि विदेश यात्रा करने का अधिकार उसकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है, ऐसा माना गया है। साथ में ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ का तो बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर मुकदमा है, जिसमें जो है सतवंत सिंह में जो निर्णय दिया गया, उसी निर्णय को सही ठहराया गया कि किसी व्यक्ति को विदेश जाने के अधिकार से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई प्रक्रिया ऐसी निर्धारण करने वाली किसी विधि का निर्माण राज्य द्वारा न कर दिया जाए। अगर राज्य इससे हट करके कोई नियम को बना देता है तो उसे रोकना अलग बात है, लेकिन उसे ये क्योंकि उसकी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इस पर उसे नहीं रोका जा सकेगा। थर्ड है राइट टू स्पीडी ट्रायल। जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है या त्वरित विचारण का अधिकार है, ये हमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो कॉवेनेंट है उसके आर्टिकल 9 के सब क्लॉज 3 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी दंड के आरोपी को ऐसे निरुद्ध किया गया हो जो कि युक्तिक समय के भीतर परीक्षण किए जाने से, अगर उसे लिमिटेड टाइम के अंदर उसका परीक्षण नहीं किया जाता तो उसे रिहा करने का अधिकार, रिहा कर दिया जाएगा। तो हालांकि ये संविधान के भाग 3 में देखिए कहीं पर भी मूलाधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है कि उसको किस तरीके से उसे सुनवाई में ले जाया जाएगा या कैसे ले जाया जाएगा, ये कहीं भी नहीं है। लेकिन ये किस अधिकार के अंतर्गत आएगा? ये संविधान के जो इसको
किसी भी व्यक्ति को बिना मतलब बहुत ज़्यादा समय लेकर के परीक्षण के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकेगा। हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार के केस में हाई कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि त्वरित विचारण और को विनिर्दिष्ट रूप से मूलाधिकार के रूप में तो नहीं रखा गया है, किंतु जो आर्टिकल 21 है, क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, इसकी अंतर्वस्तु इसी से संबंधित है। तो इसमें है कि युक्तियुक्तक और उचित न्यायपूर्ण तरीके से न्याय से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, और जो आर्टिकल 21 में उसे मूलाधिकार प्रदान किया गया है, अगर उसे वंचित किया जाता है युक्तियुक्तक त्वरित न्याय से, तो ये उस अधिकार का उसका क्या होगा, हनन होगा, उस अधिकार का उसे रोका गया है, ये माना जाएगा। इसलिए ये इसको किस में उसको आगे बढ़ाया गया है, आर्टिकल 21 का रूप माना गया है कि उसको अधिकार होगा, त्वरित न्यायालय का अधिकार उसे प्राप्त होगा। फोर्थ है राइट टू प्रोवाइड लीगल, तो विधिक सहायता अधिकार प्राप्त करने विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार जैसे किसी भी व्यक्ति को होता है, तो सिविल एंड पॉलिटिकल कॉवेनेंट के आर्टिकल 14 के परिच्छेद 3 डी में ये दिया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि उसके जो विचारण चल रहा है, उसका जो ट्रायल चल रहा है, तो उस समय में उसको उसकी पसंद के हिसाब से या उसकी इच्छा के हिसाब से विधिक सहायता प्रदान की जाएगी या उसको विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसके अधिकार का हनन माना जाएगा। विधिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाने से जो उसको नहीं हो पाएगा, तो क्या चाहा जाएगा कि उसके लिए विधिक सहायता अपेक्षित की गई है कि कोई शुल्क भुगतान किए बिना उसे विधिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए, और हालांकि ऐसा कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया जाए, ऐसा भारतीय संविधान के भाग 3 में ऐसा मूलाधिकार के रूप में कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन अदर फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ये हमारा आ जाता है। और इसमें तय किया गया कि किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसका अधिकार कहाँ हनन हो जाता है, अगर उसको विधिक सहायता नहीं मिलती है तो उसे अपने प्राण की रक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता है। क्योंकि भारत में बहुत सी ज़्यादा जनता क्या है, गरीब है, निर्धन होने की वजह से हो सकता है कि वो लॉयर हायर करने के लिए नहीं इतने ज़्यादा उनके पास साधन है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे विधिक सहायता उपलब्ध कराना ये राज्य का दायित्व हो जाता है कि उसको क्योंकि बिना किसी विचारण के उसको दंड नहीं दिया जा सकता, तो विधिक सहायता उसको मिलनी ज़रूरी है ताकि उसके जो केस है उसमें उसका विचारण किया जा सके, ताकि उसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो उसे प्राप्त हो सके। जबकि विधिक सहायता का अधिकार भाग 3 में नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो सेक्शन आर्टिकल 21 में हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, ये अदर राइट के तौर पे हमें मिल जाता है। हुसैन आरा के केस में फिर से इसमें अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे विधिक सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो क्या होगा, ये उसके अधिकार का हनन होगा। नेक्स्ट है 5th राइट, किसका है, कैदियों के साथ मानवता का व्यवहार किए जाने का अधिकार। अब ऐसा कोई अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में नहीं दिया गया है स्पेसिफाइड करके, लेकिन जो अदर फंडामेंटल राइट हैं, जो अन्य अधिकार हैं, इसका दूसरा भाग में हमने 2 भाग किए थे ना राइट्स के, अन्य अधिकार हैं उसके अंतर्गत ये कवर हो जाता है। तो कॉवेनेंट तो कहता है, कॉवेनेंट का आर्टिकल 10 का परिच्छेद 1 कहता है कि व्यक्तियों के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ मानवता पूर्वक व्यवहार किया जाना मानव की अंतर्निहित गरिमा के लिए और सम्मान के लिए आवश्यक है। हालांकि संविधान का भाग 3 इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं करता
कि कैदियों के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। ये कैसा है कि एक ये अपने अंदर का विवेक है ना, किसी के साथ भी पाशविक व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक चार्ल्स शोभाराज बनाम सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल तिहाड़ न्यू दिल्ली का एक मुकदमा, एक वाद आया जिसमें ये मान्यता दी गई कि प्राण का अधिकार केवल पशुवत अस्तित्व के लिए पशुवत अस्तित्व अथवा वनस्पति पदार्थ से कहीं अधिक है। यानी किसी भी व्यक्ति के जो गरिमापूर्ण व्यवहार की जिससे अपेक्षा की जाती है कि किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को जीने के लिए सहायक अधिकार होते हैं, तो इसी प्रकार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(21) में जो अधिकार दिए गए हैं उनका उपभोग करते हुए उनको क्या होगा, उनके साथ बर्बरतापूर्वक और अमानवीय कृत्य नहीं किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये सब किसमें, उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का अगर ऐसा किया जाता है तो उनके साथ बर्बरतापूर्ण अगर व्यवहार किया जाता है तो उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अब नेक्स्ट है कि अगर किसी संविदात्मक बाध्यता को पूरा करने में असमर्थ होने पर कारावासित न किए जाने का अधिकार, ऐसा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कोई ऐसा फंडामेंटल राइट नहीं देखा, लेकिन जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का जो कॉवेनेंट है उसके आर्टिकल 21 में ये प्रावधान किया गया है, अगर कोई व्यक्ति संविदात्मक बाध्यता को पूरा करने में असमर्थ होता है तो उसे सिर्फ इस आधार पर कारावासित नहीं किया जाएगा। इसमें क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी ने कोई प्रतिभूति लिया है, कोई लोन लिया है और उसको पे नहीं कर पा रहा है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। इसमें है कि हो सकता है कि पहली किश्त उसने अदा कर दी हो, दूसरी किश्त देने में उसकी गरीबी उसके आड़े आ रही हो और वो उसे पे नहीं कर पा रहा है। तो इसमें जॉली जॉर्ज वर्गीस बनाम बैंक ऑफ कोचीन के मामले में उच्च न्यायालय ने ये तय किया कि सिर्फ एक बार ऋण दे देने का साधन उसके पास रहा हो और उसने दे दिया हो, लेकिन बाद की डिक्रीज में वो नहीं उस पे को कर पा रहा हो, तो इसमें अन्य जो उसके अन्य पक्षकार हैं वो उस भुगतान को करने के लिए उसे यातना देने का या गिरफ्तार करके जेल में उसे बंद करने का जो ऐसा कार्य है, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 21 का, भारतीय संविधान अनुच्छेद के 21 का उल्लंघन होगा। क्योंकि उसमें उसका क्या होगा, उसको क्या है, कारावास स्वतंत्रता का संविधान जो है उस किसका, वही स्वतंत्रता का अधिकार उसका छिन जाएगा ना। वो तो गरीबी की वजह से नहीं दे पा रहा, उसके पार्ट में तो कुछ गलत नहीं है, तो इसमें उसे अन्य अधिकारों के तौर पे ये अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट है राइट टू कॉम्पनसेशन। इसमें कुछ राइट्स ऐसे हैं जिनमें जिस समय सिग्नेचर किए हैं उस समय इंडिया ने अपोज कर दिया कि हम ये राइट नहीं देंगे करके, तो वो राइट नहीं दिया जाता है। तो जैसे प्रतिकर का आदेश है, अधिकार है, तो ये कॉवेनेंट में आर्टिकल 9 में दिया गया है, आर्टिकल 9 के परिच्छेद 5 में दिया गया है, लेकिन कि किसी भी व्यक्ति को जो विधि विरुद्ध गिरफ्तारी अथवा निरोध का शिकार रहा है उसको प्रतिकर का प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त होगा। किंतु भारतीय संविधान में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, ना ही इसको स्पेसिफाइड किया गया है। लेकिन इंडिया ने जिस समय इस प्रसंविधा का, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कॉवेनेंट का अनुसमर्थन किया, उस समय अभिव्यक्त रूप में अपने कुछ राइट्स को सुरक्षित कर लिया, इन अपने इफ़ एंड बट लगा करके कि हम किन विधियों को मानेंगे और किन को नहीं मानेंगे, किन नियमों को। उन्होंने ये कहा कि अगर विधिक प्रणाली में राज्य के विरुद्ध विधि विरुद्ध गिरफ्तारी अथवा निरोध का शिकार हो कि राज्य के कार्य प्रणाली के अंतर्गत या विधिपूर्व कार्य करते हुए अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, तो ऐसे में प्रतिकर के लिए अधिकार प्रवर्तनीय नहीं होगा। तो ऐसे में क्या हो गया, इस अधिकार की प्रासंगिकता यही खत्म हो गई। इसके बाद ये मौलिक अधिकार के रूप में इसका उपभोग नहीं किया जा सकेगा। इसमें रुदल शाह बनाम बिहार राज्य में ये आया भी है कि जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि दिया गया है, तो ऐसे में अगर उसका अधिकार रोका जाता है तो इसमें उसको अर्थदंड से अधिरोपित किया जाए। लेकिन अगर वो लीगल तरीके से राज्य के हित में कार्य करते हुए उसे निरुद्ध किया गया है और वो व्यक्ति दोषी नहीं है, तो वो प्रतिकर का क्या होगा,
प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार। तो इसमें भी जो कॉवेनेंट के आर्टिकल 19 में ये परिच्छेद 2 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो इसके अंतर्गत उसके सभी प्रकार के विचारों को और सूचनाएं मांगने और देने और लेने की सीमाओं पर विचार किए बिना सीमा के संबंध में उसे मौखिक लिखित हर तरीके के प्रकाशन का उसको राइट प्राप्त होगा करके। इस पर भी इंडिया ने जो कॉवेनेंट में का अनुसमर्थन करने में, इसमें भी क्योंकि भाग 3 में राइट तो नहीं है, लेकिन इस पर भारत ने अपनी तरफ से एक लगाया इसमें कि सारे राइट्स इतने ज़्यादा राइट्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अगर जो अधिकार जैसे सरकार के उसमें हित में नहीं होगा जिनको देना, गोपनीयता से रिलेटेड जो अधिकार होंगे, गोपनीयता से रिलेटेड जो सूचनाएं होंगी, तो ऐसे संबंध में सूचनाएं प्रदान नहीं करना नियम तोड़ना नहीं माना जाएगा। हालांकि उसे किसमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिल गया, ठीक है। तो ऐसे में अगर वो गोपनीयता से संबंधित है या राज्य की गोपनीयता से संबंधित अगर कोई ऐसा सूचना मांगता है कोई और उसमें नहीं दिया जाना, तो ये अपवाद के तौर पे माना जाएगा और न्यायोचित ठहराया जाएगा। इसमें ये राइट क्या हो जाएगा, इसमें इंडिया ने पहले ही अपना विचार क्लियर कर दिया था। अब ये तो सारे इसमें राइट्स आगे इसमें सारे जो विनिर्दिष्ट हैं और अन्य अधिकारों में साथ में कि क्योंकि ऐसा इसका अर्थ निकलता है कि जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलाधिकार विनिर्दिष्ट किए गए हैं, तो उनको कई जगह जो विनिर्दिष्ट नहीं हो पाए हैं उनको जो है न्यायालय द्वारा उनको विधिक मान्यता प्रदान की जा सकती है। न्यायालय में उनको विस्तारित किया जाता है। उनको किसके साथ विस्तारित कर दिया जाता है, भारत में दिए गए जो उनको अधिकार हैं उनके साथ उनका मूल्य, उनके कितना और ज़्यादा मूल्यवान होता है। जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, ये जैसे प्राणों का अधिकार मौलिक अधिकार है और सर्वाधिक मूल्यवान अधिकार है, तो ऐसे आधार पर उन अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा, विस्तारित कर दिया जाएगा, जो कि हमारे संविधान में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। तो उनको इस आधार पर न्यायालय द्वारा उन्हें आगे और बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम इसमें जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं इनके बारे में, जो अंगीपत्र पत्र के निर्बंधन से रिलेटेड हैं, किन किन में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उनके बारे में हम इसके 3rd पार्ट में पढ़ेंगे और 2nd पार्ट हमारा यहीं समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे।